हाँ बोल, हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल के बारे में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। प्रैक्टिकल के बारे में मतलब बताया जाता है ना कि क्या लिखना है। हाँ इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो मेरे कॉलेज में नहीं बताया गया। क्या बोला गया? कुछ भी तो बोला गया। कुछ नहीं बताया। मतलब जाते हुए तो पूछते हुए तो चुप नहीं ना रहता होगा। नहीं मैसेज भेज रहे मैम को तो बोल रही है बता देंगे। आप फिजिकली एक बार विजिट कर लीजिए। समटाइम्स क्या होता है ना कि व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई करते हैं तो एज ए स्टूडेंट जब पूछते हैं तो टीचर को लगता है कि बच्चा के पास समय नहीं है मुझसे मिलने के लिए। बात समझ आ रही है ना? आप सबऑर्डिनेट में वो सुपीरियर लेवल के उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, सबका रिप्लाई नहीं कर पाते होंगे, तो फिजिकली आप वहाँ या अभी छुट्टी होगी विजिट कर लीजिए, सब डेटा मिल जाएगा। सारा चीज़ व्हाट्सएप पे नहीं बताया जाता है। हाँ फ्रेंड सर्किल वाले बता देंगे, लेकिन टीचर होते हैं, हो सकता है वो बोले मुझे बच्चा आता नहीं है, आप बताएंगे। हाँ लास्ट टाइम हम लोग टेलर के बारे में सीखे थे। अच्छा ये बताओ, टेलर माइनिंग इंजीनियर था कि मैकेनिकल इंजीनियर था? टेलर मैकेनिकल इंजीनियर था, फ्यूल जो था वो माइनिंग इंजीनियर था। समझ गए ना बेटा? फ्यूल क्या था? अच्छा ये बताओ, फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका टर्की, इस्तांबुल। जो पुरानी किताब है इसमें भी गलत लिखा हुआ है, टर्की में हुआ था, मतलब इस्तांबुल में हुआ था, और वो शिफ्ट हो गए थे कहाँ? फ्रांस। और फ्रांस से उनकी पढ़ाई होती है, और फ्यूल के बारे में बता रहा हूँ मैं, और वहाँ पर वो माइनिंग इंजीनियर बनते हैं। और उसके बाद उसी कंपनी में जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के कगार पे जाती है, उस कंपनी में वो एमडी बनते हैं, और एमडी बनने के बाद वो थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और 14 प्रिंसिपल डेवलप करते हैं। कौन किया था वो? फ्यूल। टेलर के बारे में हम ये हम लोग पढ़ लिए थे कि नहीं है? टेलर ने 4 प्रिंसिपल को डेवलप किया था। पहला कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो उन्होंने क्या कि जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया विल एंड विश पे नहीं चलेगा। एक प्रिंसिपल सेटअप करो, एक मेथड, एक फैक्ट सेटअप करो, और साइंटिफिक तरीके से हम डिसीजन लेंगे। दूसरा था कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन होना चाहिए वो एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम किसी से इगोइस्टिकली बात नहीं करें, रूडली बात नहीं करें। हम अगर वर्कर से काम करवाते हैं तो उनको समय पे पेमेंट करें, बोनस वगैरह दें, यानी मित्रता बना रहे, ठीक है ना। थर्ड था क्या? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि भैया कोऑर्डिनेशन सहयोग के साथ है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देखना है। और चौथा था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। जैसा कि टेलर कहते हैं कि वर्कर का इतना डेवलपमेंट करो, उसको इतना स्किल्ड करो, उसको इतना ट्रेन करो कि वो एफिशिएंटली काम करे, और जब एफिशिएंटली काम करे तो पेमेंट जो है उसको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली पैसा ज्यादा मिले। और अगर वर्कर एफिशिएंट नहीं हो पाता है, जैसे कभी कभी किसी को सिखाते हैं वो सीख नहीं पाता है, तो वो इनएफिशिएंट हो गया तो उसको पेनाल्टी लगा देंगे। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। साइंटिफिक टेक्निक मतलब काम करने के टेक्निक, काम करने के मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक क्या है? तो साइंटिफिक टेक्निक क्या है? जहां जनरली ये जो टेक्निक चलेगा वो लोअर लेवल में, ऑपरेशनल लेवल में चलता है। कहां चलता है बेटा? ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल क्या हुआ? फैक्ट्री लेवल, जहां पर काम होता है, ठीक है ना। Along with scientific principle, टेलर डेवलप सम साइंटिफिक टेक्निक। यानी आपसे पूछेगा कि साइंटिफिक टेक्निक किसने डेवलप किया? टेलर। साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने डेवलप किया? टेलर, है ना। बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एंड एट हिज वर्क प्लेस। और जो हम टेक्निक डेवलप करते हैं वो कहाँ डेवलप करें? जो वर्क प्लेस है वहां पर हम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट समझते हैं ना? जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम जो प्रोडक्ट बना या कोई चीज है ना, उसमें डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मतलब कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो उसको क्या करेंगे आप? ठीक करेंगे, सुधार करेंगे। तो आप बार बार उसको रिपीटेडली सुधार रहे हैं तो कहने कि वो प्रोडक्ट बाद में क्या हो गया? एक गुड क्वालिटी का हो गया। तो यही है कि जो वर्किंग प्लेस है
वहां पर हम एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट ऐसे करें कि हमारा टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे, मतलब कि टाइम का हमको ये करते रहना है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले, बहुत पहले, जब कैमरा का कॉन्सेप्ट नहीं था, जब कैमरा डेवलप हुआ था, एक फोटो खींचने में कितना मिनट लग जाता था, 1-2 मिनट से फोटो खींचने लगता था, बड़ा सा मशीन रहता था। फिर समय के अनुसार अब देखिए फोटो आप खींचते तो कितना सेकंड भी नहीं लगता है। दूसरी बात कि पहले फोटो को खींचने पे उसका रोल होता था, सेव करते थे, खराब होता डिलीट करते थे, दिखता भी नहीं था। अब क्या है कि आप हजारों लाखों फोटो डालते हैं स्टोरेज। तो कहने के समय के अनुसार क्या हुआ, ये सब कैसे डेवलप हुआ? ऐसा तो नहीं कि मन में आया हमने कर दिया, ये सब बार बार आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या डेवलप किया था, बल्ब। लेकिन एक बार माइंड में आ कि बल्ब बनाना है, बना दिए जाके? नहीं सर, उन्होंने हजारों बार उस पर प्रयोग किया, कितना बार वो फेल हुए, एंड लास्टली वो डेवलप करते। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार एक्सपेरिमेंट करते वो हो जाता है। उसका पहला जो टेक्निक था फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट। क्या क्या डिपार्टमेंट था याद है? नहीं, एक था आपका प्लानिंग, दिख रहा है ना प्लानिंग, और एक आपका प्रोडक्शन। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 डिपार्टमेंट बनाए गए, प्लानिंग और प्रोडक्शन, और हर दोनों डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट टेक्निक कर दिए गए? 4-4। टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। अब सपोज करिए कि बड़ी फैक्ट्री होती है, तो उसमें हजारों वर्कर काम करते हैं, एक बड़े एरिया में होता है। अब हजारों वर्कर काम है तो हजारों प्रकार के काम होंगे। किसी को प्लान करना होगा, किसी को टाइम मेंटेन करना होगा, किसी को इंस्ट्रूमेंट डालना होगा, किसी का काम रिपेयर करना होगा, किसी का काम इंस्पेक्शन करना होगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम 2 डिपार्टमेंट बनाते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपका काम वही करना है, प्रोडक्शन पे दिमाग नहीं लगाना है। जो प्रोडक्शन में है वो कहाँ पर फोकस करेगा? प्रोडक्शन में फोकस करेगा। तो यानी हम जो काम आपको दे रहे हैं तो उसी काम पे रहिए, दूसरे काम से आप फ्री हो। यानी सिंपल सी बात जैसे मैंने बताया कि आप अगर मल्टी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन की कमी हो जाएगी। इसलिए आप किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करेंगे तो उस पर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आता है। To develop a specialization in the productivity, Taylor suggested under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the worker. फंक्शनल फोरमैनशिप में ये डिपार्टमेंट बनाने का कहानी क्या था? कोई एक्सपर्ट होगा, जो एक्सपर्ट क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज का मतलब क्या? वो आपके ऊपर जो है, आपको जो देख रहा है, आपके काम को देख रहा है, आपको समझा रहा है, वही हुआ सुपरवाइजर। और वो आपको गाइड करेगा, असिस्ट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, कहां गलती कर रहे हैं, कहां कमी है, कहां सही कर रहे हैं। ये सब काम किसका होगा? आपके सुपीरियर का होगा। एज वन फॉरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। मतलब कि एक इंसान या फैक्ट्री में जितने भी वर्कर या सुपरवाइजर होंगे वो सभी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सो टेलर स्ट्रेस्ड मतलब टेंस ध्यान दिया कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हम लोग करने के कुछ काम करना पड़ेगा। ऑन द मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट, यानी फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 स्पेशलिस्ट बनाए गए, 4 स्पेशलिस्ट प्लानिंग के लिए और 4 स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन के लिए। वो स्पेशलिस्ट क्या क्या है यहां देखिए। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा। प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी प्लानिंग इंचार्ज के 4 स्पेशलिस्ट में पहला क्या है? रूट क्लर्क, रूटीनली काम चल रहा है नहीं चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देना, नोटिफिकेशन जारी करना। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो टाइम देखना, कॉस्ट कितना लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट संभालना। एंड चौथा क्या? डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन में काम हो रहा है कि नहीं, सिस्टमैटिक को काम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, टाइम टेबल मेंटेन हो रहा है। तो ये 4 जो है प्लानिंग इंचार्ज के थे। कौन कौन सा था? रोड, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनरी। फिर दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में था गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब, गैंग मतलब क्या होता है? झुंड होता है, समूह होता है, उसका एक कोई हेड होगा
दूसरा स्पीड बॉस, स्पीड मतलब रिदम, क्या स्पीड से आप काम चल कर रहे हैं, आप स्लो काम कर रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समय ज्यादा लग जाएगा। रिपेयर बॉस का क्या काम है, रिपेयर मेंटेनेंस पे ध्यान देना, कोई सामान खराब निकला चलो रिपेयर का काम हमारा नहीं। जब प्रोडक्शन होता है, मशीन से प्रोडक्ट निकलता है तो सारा प्रोडक्ट एकदम फाइनल नहीं होता है, कुछ खराब होता है तो वो खराब वाला एक डिपार्टमेंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, रिपेयर वाला में। नहीं, रिपेयर वाला काम क्या है, सिर्फ रिपेयर पे फोकस करना है, समझ गए। और चौथा क्या आपका इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्शन करने वाला। तो ये कौन हुआ, गैंग, स्पीड, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक दिन साइंटिफिक टेक्निक है, पूछेगा साइंटिफिक टेक्निक का मैं कोई एक नाम बताइए तो क्या बता सकते हैं, फंक्शनल फॉर्मेन। और भी टेक्निक है जिसमें आपको पैटर्न से होगा, तो उसमें एक फंक्शनल फॉर्मेनशिप है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या, जैसे इसका क्या कहानी है कि सर टेलर ये देखा कि एक वर्कर या एक फॉरमैन जो है सारे काम में एक्सपर्ट नहीं होता है, इसलिए हम स्पेशलाइजेशन लाएंगे। स्पेशलाइजेशन लाने के लिए हम स्पेशलिस्ट बनाएंगे, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप में कम से कम कितना स्पेशलिस्ट बनाया गया, टोटल 8। कितना बनाया गया, 8। और 2 इंचार्ज बनाए गए, 2 डिपार्टमेंट, इसको 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 स्पेशलिस्ट और प्रोडक्शन में 4 स्पेशलिस्ट। जो प्लानिंग के 4 स्पेशलिस्ट उसके नाम क्या है, रोड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप, वो इंस्ट्रक्टर प्रोडक्शन क्या है, आप इधर प्लानिंग क्या बोलिए, क्या है, रोड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिनरी। उधर प्रोडक्शन वाले में क्या है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर और इंस्पेक्टर। गैंग, स्पीड, रिपेयर और इंस्पेक्टर। गैंग, स्पीड, रिपेयर और इंस्पेक्टर किसका है, प्रोडक्शन का। प्लानिंग क्या क्या है, रोड, टाइम एंड कॉस्ट, इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिनरी। अब ये फॉर्मेनशिप किसका, फंक्शनल फॉर्मेनशिप का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब समझ गए। सेकेंड है कि साइंटिफिक टेक्निक में हमारा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड समझते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है बिलो स्टैंडर्ड, एक होता है एबव स्टैंडर्ड। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा, काम करने का तरीका कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यानी देखो कभी क्या होता है, जैसे मोबाइल चलाना, जैसे पहली बार जब मोबाइल आया होगा तो ऑपरेट करने में कितना टफ कर लगा होगा, मतलब भाई सब लोग ऑपरेट नहीं किया होगा, लेकिन अब मोबाइल इतना यूजर फ्रेंडली होता है, वो ऐसे लैंग्वेज में होता है कि भैया जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, जिसको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, वो भी आराम से मोबाइल चला लेता है, क्योंकि इतने आइकन आ गए, पिक्चर देख के आपको समझ आता है कि हाँ ये कॉल करने का है, ये मैसेज का है, ये व्हाट्सएप का है, इसमें फोटो देखते हैं, इसमें वीडियो बनाते हैं, ये वगैरह। तो इतना मोबाइल यूजर फ्रेंडली हो गया है कि सब कुछ कोई भी लोग उसको ऑपरेट कर लेता है। तो बहुत सा चीज क्या होता है कि हम ना उसको देख कर, यानी जो उसके आइकन होते हैं, पिक्चर देखकर हम समझ जाते हैं। एक अंधा भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, एक अंधा जैसे उसका जब देखिएगा ना लिखा हो रहता है, तो ये जो वर्ड सब होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर मतलब कि कैसा रहता है, जैसे ये की है ना ऐसे रहेगा, तो वो छू करेगा, ये ऐसे, ये मतलब वो नचाएगा, हाँ ये ए है, ये पी है, फिर पी है, एल ई, एप्पल, ये एप्पल है, तो ऐसे पढ़ लेते हैं, आप देखे होंगे। तो अब ये सब कोई कंपनी कर रही है लोगों के लिए कि लोगों का काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब एक बायर पढ़ा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, बायर बच्चा भी हो सकता है, सियाना भी हो सकता है, बूढ़ा, कोई बायर तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब कोई प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च करना है, और वो प्रोडक्ट जब कंपनी को लॉन्च करना है तो चाहते हैं कि हर प्रकार का बायर यूज करे, तो उस प्रकार से हमको बना देना है, उस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि किसी को भी दिक्कत यूज करने में ना हो। तो साइंटिफिक टेक्निक में एक किया गया कि भैया हम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं करते, हम काम को सिंपल नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वर्कर को क्रिएट होने लगा है कि वर्कर को कॉम्प्लेक्स लगेगा। कॉम्प्लेक्स काम क्या होता है, दिक्कत क्रिएट करता है। पढ़िए, scientific management always emphasizes on maintaining the standards relating to every steps of business operation.
Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipment, machine to use, maximize the output by keeping in mind the quality standards. Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting of standards, size, type, weight, measure and quality. यानी हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो स्टैंडर्ड में सिर्फ क्वालिटी के साथ नहीं देखेंगे, क्वालिटी के साथ क्या देखेंगे, उसका पैकिंग भी देखेंगे, उसका सेफ्टी, उसका जो लेबलिंग है वो, उसका कलर, उसका वेट, टाइप, साइज, हैंडलिंग, ये सब तो ये स्टैंडर्ड होता है. जैसे कभी कभी देखिएगा कोई प्रोडक्ट का हैंडलिंग जो बैग, कैरी बैग होता है, बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का होता है, उसको आपको ले जाने में अच्छा लगता है. अब किसी कंपनी के प्रोडक्ट का जो बैग ही खराब हो गया, यानी सामने जो ऊपर का जो बैग है, कैरी बैग, वो खराब है, तो आपको ले जाने में अच्छा नहीं लगेगा. तो कंपनी हर चीज में क्या करती है, फोकस करती है. According to Taylor, scientific methods of production must be selected to develop standards. To set up standard, the manager must make use of work study. वर्क स्टडी हुआ, काम के स्टडी को देखिए कैसे काम चल रहा है. इट इंक्लूड्स टाइम स्टडी. टाइम स्टडी में क्या देखना है, टाइम को देखना है. मोशन मतलब स्पीड को देखना है. फैटिंग मतलब कि वर्कर को समय समय पर क्या चाहिए, आराम चाहिए. फैटिंग मतलब क्या होता है, रेस्ट. मतलब कि अगर आप लगातार काम करवाएंगे तो वर्कर क्या होगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, गिर कर जाएगा. इवन मॉडर्न टेक्निक सच केजन कॉस्टिंग. केजन कॉस्टिंग एक जापानी टेक्निक है. केजन कॉस्टिंग क्या होता है, जापानी टेक्निक होता है जहां पर आप रिपीटेडली उस काम को करते हैं, रिपीटेडली काम को करते हैं जब तक कि क्वालिटी इंप्रूव्ड ना हो जाए. सिक्स सिग्मा सब फर्स्ट टाइम जो कंपनी लाया था वो कंपनी था मोटोरोला. सिक्स सिग्मा का मतलब हुआ कि 99.99999% जो है वो प्रोडक्ट मेरा सही होना चाहिए. मतलब 10 लाख में एक प्रोडक्ट आपका खराब हो सकता है. सिक्स सिग्मा यानी हमेशा टू द एक्सटेंट हमको प्रोडक्ट बनाना है. हमारा कि 99% कोई प्रोडक्ट सही है, 99% कोई प्रोडक्ट सही है, इसका मतलब 100 में एक प्रोडक्ट खराब होगा ना, ये सिक्स सिग्मा फॉलो नहीं करेगा. 99.99999 1 2 3 4 5 6%. अब ये 100% के करीब है. कोई 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता कोई प्रोडक्ट, लेकिन ये एग्जैक्ट है. तो सिक्स सिग्मा वही कहता है. ये मॉडर्न टेक्निक है. देखिए ऑब्जेक्टिव, हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन का जो टाइप है, साइज है, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेज. यानी हर डिपार्टमेंट वो प्रोडक्ट जो है या पार्ट्स जो क्या इंटरचेंजेबल हो, यानी दूसरे जगह भी यूज हो सके. क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके. सेट ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मेन एंड मशीन, कोई दिक्कत नहीं है. वर्क स्टडी मतलब जो काम चल रहा है उसको देखिए ना टाइप का है. तो वर्क स्टडी में आप क्या देख सकते हैं, पहले तो फैटिग स्टडी देखिए. फैटिग स्टडी समझ गया भैया, आपको इंटरवल, हम रेस्ट का टाइम देंगे, लेकिन रेस्ट के लिए आपको ये देखना है कितना मिनट हम आपको रेस्ट का दे सकते हैं. जैसे मतलब हम 9 बजे काम शुरू करते हैं तो हम 4 घंटा आपसे काम करवाएंगे, 1 बजे आपको ब्रेक देंगे. अब 30 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, उसमें 15 मिनट में आप खाना खा लीजिए और 15 मिनट आप आराम करिए. फिर 1:30 बजे से फिर आपको काम करना है, 4 बजे तक काम करना है. फिर आप चाय पी सकते हैं, 10 मिनट के लिए ब्रेक, वहाँ चाय पीने का हो गया, मान लीजिए स्नैक्स वगैरह का, फिर 2 घंटा और काम. तो फैटिग स्टडी क्या कहता है कि लगातार हम किसी से काम नहीं करा सकते हैं. लगातार काम करवाएंगे तो फिर तो गड़बड़ जाएगा. यानी बीच में आपको क्या करना है, रेस्ट देना है, इंटरवल करना है, लेकिन वो भी देखना है कि रेस्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए. 10 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा किसी को आराम करने के लिए दे देते हो तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम है. पर ये तो फैटिग स्टडी पर ही करेगा.
पढ़ लिए? हाँ, फैटिक स्टडी पढ़ लिए? दिक्कत है किसी को? नहीं। सेकेंड है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या देखना है? मेथड स्टडी देखना है कि आपके काम करने का क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, किस किस पैरामीटर को आप फॉलो कर रहे हैं, किस प्रोसेस से किस प्रोसेस को जाता है, कितना प्रोसेस टू प्रोसेस बर्बाद हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द मेथड। और मेथड स्टडी में हमको ये देखना है कि जो सबसे बेस्ट मेथड होगा, जो सबसे बेस्ट मेथड होगा उसी को हम क्या करेंगे बेटा? सिलेक्ट करेंगे। पढ़िए। द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम। मिनिमम कॉस्ट रखेंगे तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द फॉर्मेशन। Taylor suggested the method of production should not be decided by rule of thumb method, but all the methods must be tried in the organization and the one which brings maximum benefit at minimum cost. To determine the best way, there are certain parameters. Parameters क्या होता है? मतलब कि गाइडलाइंस पैरामीटर होता है कि एक लेवल होता है, एक लिमिट की भैया इस सब पैरामीटर को हमको पर टर्म्स एंड कंडीशन की बात बोलते हैं कि पैरामीटर्स है, ये फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैरामीटर। जैसे शेयर खरीदने के लिए या डीमेट अकाउंट होने के लिए क्या क्या पैरामीटर है? बैंक अकाउंट होना चाहिए, 18 साल का एज होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, तभी तो कर सकते। तो पैरामीटर मतलब क्या हुआ? एक कंडीशन, एक लेवल जिसको आपको फुलफिल करना है। Right from the procurement of raw materials till the final product is delivered. Taylor developed the concept of assembly line by using method study. The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and customer satisfaction. Quality, customer satisfaction समझ रहे ना? Customer satisfaction जितना maximize होगा उससे profit क्या होगा बेटा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? घट जाएगा। Maximization of चलिए, टाइम स्टडी में आपको ये देखना है कितना समय हमको किस काम के लिए रखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। टाइम स्टडी हो गया। मोशन में आपको क्या देखना है? स्टडी देखना है टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्म, यानी एक जगह से दूसरी जगह कितना में मूव कर रहा है। मोशन समझते ना? लय, रिदम, स्पीड। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव काम कितना समय में हो रहा है, अनप्रोडक्टिव कितने मोशन हो रहा है। कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, यानी जहां समय ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं उसके समय को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जहां समय हम ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं यानी अनप्रोडक्टिव काम ज्यादा हो रहा है, जैसे आप मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, जैसे मोबाइल वहां रखे हुए तो वो अनप्रोडक्टिव है, और उसको कटिंग डाउन करेंगे। क्या करेंगे? कटिंग डाउन। दे दीजिए फोन, लाइए उसको रखिए। इसको बोलते हैं कटिंग डाउन, यानी जब वेस्टफुल एक्टिविटी हो रहा है, अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और जैसे समय कम हो गया तो फोकस क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव वर्क हो जाएगा। इसलिए पढ़ना जो है, पढ़ाई करते रहना, ये प्रोडक्टिव है। लेकिन मोबाइल के साथ पढ़ाई करने का मतलब क्या हुआ? अनप्रोडक्टिव ही उसमें ऐड हो गया। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्टिव करना है कि अनप्रोडक्टिव? तो मोबाइल फोन कहाँ रखेंगे? आगे नहीं, ड्रॉर के अंदर। चलिए, फ्लाइट मोड में सबसे ज्यादा डाल दीजिए। आप करते हैं क्या? एक बार फोन लगा देखेंगे हम 12 बजे रात को। मेरा नंबर ब्लॉक मत कर दीजिएगा। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये पढ़ाए थे, समझाए भी। ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? पीस वेट सिस्टम, सॉरी, या पीस रेट सिस्टम। जैसे हमने ये बताया कि वर्कर को दो भाग बांट देते हैं, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर को हम बोनस के साथ स्वागत करते हैं, जो इनएफिशिएंट है उसको क्या करते हैं? पेनलाइज करते हैं। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम कहता है कि जितना आप बनाओगे उसके वजह से हम आपको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस सिस्टम एम्फसाइज ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, यानी एफिशिएंट एम्प्लॉय का पेमेंट अलग तरीके से होगा, इनएफिशिएंट का अलग तरीके से। और इनएफिशिएंट कौन हुआ? जो स्टैंडर्ड टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, यानी 100% के साथ काम नहीं किया। अगर 99% भी है तो आप क्या कहलाएंगे? इनएफिशिएंट। द टेक्निक ऑफ डिफरेंट वेज सिस्टम इंसिस्ट ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हमको हमेशा एफिशिएंट ही रहना है। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट। अब अगर हम एफिशिएंट वाले को ज़्यादा दे रहे हैं और इनएफिशिएंट वाला देख रहा है तो क्या करेगा, बुरा मानेगा, नहीं करेगा। ये नहीं कह सकते कि वो सर वो सुधार करेगा, वो भी एफिशिएंट बनने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव बात नहीं करते, हमेशा नेगेटिव। हमको लगा तुम ये भी बोला कि सर जाके छीन लेगा उससे पैसा। Inefficient employee to come in the category of efficient employee. When payment is given according to the number of units, अगर हम numbers के according पेमेंट करेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ द स्टैंडर्ड टारगेट इज 10 यूनिट्स पर डे और स्टैंडर्ड रेट कितना है 50 रुपया, यानी एक वर्कर को एक दिन में 10 यूनिट बनाना है और एक यूनिट का कितना रुपया है 50, तो 50 में 10 कितना हो गया 500। द वर्कर हु प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट मस्ट बी पेड 500। द वर्कर हु प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स, अब वो 12 बना दिया तो 10 से ज़्यादा है कि कम है, तो हमको उसको उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वहाँ पर लिखता है कि मस्ट बी पेड वेज रेट हायर देन द स्टैंडर्ड रेट से 60। अब यहाँ 60 कैसे हुआ, 50 रुपया नॉर्मल रेट है ना, मतलब 50 रुपया क्या है नॉर्मल रेट, अब 20% हम बोनस देते हैं, क्या देते हैं, तो 50 का 20% कितना हो गया, तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया। तो अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं तो 50 में सर कितना मिला 500, 12 बनाए तो कितना मिल गया 720। कितना का डिफरेंस हुआ, यानी 2 बनाने के एक 2 एक्स्ट्रा बनाए तो कितना मिल गया 220 का डिफरेंस। 220 2 बनाने पे आपको 220 मिला, यानी अगर पर यूनिट डिवाइड करेंगे तो 110 रुपया पर यूनिट एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। अब देखो जो 99 मान लो कि कोई 9 बनाया तो 9 बनाया तो उसको हम 50 के अनुसार नहीं देंगे, तो उसको हम पेनाल्टी लगा देंगे। क्यों रे, तो वो कितना उल्टा बनाने के लिए 10, तुम कितना बनाया 9, क्यों बनाया 9, काहे बनाया 9, तो बोलोगे सर चल गए थे, पत्नी का फोन आ गया था, ये हो गया था, घर पे फोन आ गया था, ये काम कर रहे थे। अब मान लो कि 50 रुपया रेट है और हम इसका 20% हम पेनाल्टी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं 20% पेनाल्टी, तो कितना काट लेंगे, तो 50 माइनस कितना आ गया 40 रुपया, यानी अब तुम अगर 9 बनाओगे तो 40 के अनुसार कितना देंगे 360। फंस गया ना। अब देखो द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग लेस देन द स्टैंडर्ड ऑफ फूड मस्ट बी टैक्स्ड एंड पेनलाइज, क्या लगाएंगे पेनलाइज बाय पेइंग लेस देन द स्टैंडर्ड रेट बाय 40, 320 रुपया। 8 यूनिट अगर बनाते हैं तो 320 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। मेंटल रिवॉल्यूशन, जानते हैं रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अब वर्कर का माइंड, जैसे आप देखते होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर सब क्या होता है, मेंटल रिवॉल्यूशन लाता है। आप जाते हैं सेमिनार को अटेंड करते हैं, 2 घंटा तक खून खोल रहता है, हम ये कर रहे हैं, घर जाते जाते हैं तो मम्मी बोलती कहाँ था, तो गए थे, 2 को भाषण सुनाती बस सारा ठंडा जाते हैं। फिर मम्मी रोटी बनाई होगी, ला तो रोटी भुजिया क्या बनाई है, ला तो मिर्चा भी दे देना, कल से बैग किताब उठाते चल जाते हैं निकू सके कोचिंग पढ़ने। तो सिंपल सी बात है कि मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, कि क्रांति, यानी मेंटली आप चेंज हो गए, लेकिन मेंटली आप चेंज कब होइएगा, ध्यान रखिएगा, सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन नहीं होता है। चाहे कोई भी दुनिया का इंसान आपको मोटिवेट करे, आप खुद मोटिवेटेड नहीं है तो बस फालतू का आप कहीं गुरु के पास जा रहे हैं, कहीं चर्च जा रहे हैं, कहीं आश्रम जा रहे हैं, कहीं इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, किसी बाबा के पास जा रहे हैं, किसी क्या बोलते हैं उसको मौलवी के पास जा रहे हैं, कोई टीचर के पास जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बेटा, सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन कैसे बनाएगा, तो आपका टारगेट देखिए कि क्या करना है, आपका प्लान देखिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। और एग्जाम का समय है, तो एग्जाम के समय तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना है ना, कि भैया हमको पढ़ना है। अब आपको न्यूज मिलता है कि 4 लोगों को कोरोना हो गया, तो उसका एक डर अंदर आ गया, एक कोरोना हो गया, तो आप मन में बोलते हैं वहां तो 4 लोग और 2-400 कोरोना मर जाए,
ये एग्जाम में कैंसिल हो जाए, तो ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। आप उसी में रह जाते हैं, वही सोच के आप पढ़ाई छोड़ दिए, चलो कोर्टा का केस बढ़ रहा है, एग्जाम तक टिल बढ़ते रहे, ऐसा सोचते रहो, तो ये गलत मोटिवेशन है कि नहीं है। दूसरा आप सोच रहे कि कहीं बम गिर गया, तो अब एक बार क्या हुआ था कि हम मेरे भी एग्जाम के समय 1 महीना पहले ऐसा हुआ था कि कोई युद्ध हो रहा था, किसी जगह कहीं बम नहीं होता है हमला, तो हम अब तो एग्जाम में नहीं होगा, अब तो बम ही गिरते रहेगा कि नहीं। तो ऐसा सोच गलत होता है, ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन भैया हमारा टारगेट है, अब कुछ हो जाए हमको अपने टारगेट को अचीव के लिए हमको क्या करना है, काम करते रहना। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा आप लोग का। चलिए, तो मोटिवेशन से क्या होता है, जैसे मेंटल रिवोल्यूशन हमारे मेंटल स्थिति को चेंज करता है कि कोई ना पढ़ने वाला भी आप जब साल भर के बाद मिलते हैं, भाई इतना पढ़ता है, बहुत ब्रिलियंट हो गया है। एक कमजोर बच्चा दिखता था, 10 साल बाद उसको देख रहे थे, तो आईएएस बन के निकला, तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, देखो तो गुल्ली डंडा खेलता था, ये करता था, वो करता था। तो डायरेक्ट वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपने आप में चेंजिंग लाया होगा। तो चेंजिंग शरीर में लाना है, उसके साथ साथ आपको कहाँ लाना है, माइंड में लाना है। तो जिम में 4 घंटा पसीना बहाने से अच्छा है कि 3 घंटा आप लाइब्रेरी में बैठ के दिमाग एक्सरसाइज करिए, है कि नहीं है। तो उसको देखिए, तो दिमाग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। किसका एक्सरसाइज जरूरी है, दिमाग, माइंड का एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज कहाँ होगा, लाइब्रेरी में, कोचिंग में, कॉलेज में, है ना। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, व्यवहार। मेंटल एटीट्यूड क्या करना चाहिए, वर्कर का मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्क के बीच। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियस। सस्पिशियन क्या होता है, कैसे सस्पिशन, मतलब कुछ डाउटफुल, ऐसा कुछ हो तो क्या करो, हटाओ यार। जो भी माइंड में आपका डाउट चल रहा है, मतभेद चल रहा है, आप मुंह बनाए हुए हैं, मैनेजर से बातें नहीं कर रहे, नहीं समटाइम होता है ऐसा कि वो जवाब नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उसको क्या करिए, दूर करिए। Taylor said that generally in every organization, worker feels that management exploits them. Exploit मतलब उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, यानी हम यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। सिंपल सा एक्सप्लॉइट का मतलब यही हुआ। तो अब ऐसा क्यों फील करता होगा, वो इसलिए फील करता होगा कि सोचता होगा जितना हम काम कर रहे हैं उसका हमको सैलरी नहीं मिलता है। आजकल भी होता है, आपका भी कोई किसी का दुकान होगा तो एक स्टाफ बोल रहा है कि पैसा बढ़ाइए नहीं बढ़ा रहे हैं, तो छोड़ के भाग गया, ऐसा होता है। फिर उसको क्या बोलते हैं, दूसरा को पकड़ते हैं, दूसरा को आपको ये डर रहता है कि फिर कहीं भाग जाएगा, तो तुम आराम से एग्रीमेंट कर लो। तो हार्मोनी होना चाहिए, समझ रहे बात को, कि वर्कर ऐसा भी नहीं चाहिए कि वर्कर को आप माथा पे चढ़ा के रखो। अब वर्कर को आप ज्यादा पेमेंट करते हैं, क्या होगा, सैलरी भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओवरबर्डन देम विद एक्सेस वर्क एंड पे देम लेस, यानी काम ज्यादा हो रहा है लेकिन पेमेंट उसको कम मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट फील्स दैट वर्कर, अब ये कौन सोच रहा है कि हम ज्यादा काम करके पैसा कम मिल रहा है, अब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, नल्ला निठल्ला है, काम ही नहीं करता, पैसा मांगने जाता है। तो वर्कर का सोच अलग है, मैनेजमेंट का सोच अलग है। मैनेजमेंट कर रहा है कि हम पे ज्यादा कर रहे हैं और काम कम हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है, फील्स दैट वर्कर ऑलवेज ग्रम्बल दे फॉलो गो स्लो पॉलिसी। गो स्लो पॉलिसी क्या होता है, मतलब कि जो वर्कर का जो भी मुखिया हेड होता है, यूनियन लीडर जिसको बोलते हैं, ट्रेड लीडर है ना, उसमें भैया काम स्लो करना है, काम क्या करना है, स्लो करना है, डैमेज करना है इक्विपमेंट को, एंड वर्क केयरलेसली, और लापरवाही से हमको काम करना है। बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर, अब दोनों ग्रुप एक दूसरे पे क्या करता है, भरोसा नहीं कर रहा है, डाउट कर रहा है कि हमारा सामान बर्बाद कर देते हैं, कि मशीन को खराब कर देते हैं, काम जितना करना स्लो करते हैं, आना है 9 बजे आते हैं 10 बजे। तो क्या है, ये कौन सोच रहा है, ये मैनेजमेंट सोच रहा है, कौन सोच रहा है, मैनेजमेंट सोच रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन टेलर स्ट्रेस्ड दैट देयर इज नीड टू चेंज एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली क्या होता है, मतलब एकदम रैपिड फोर्स में भैया चेंज करना, ड्रास्टिक चेंज। ही रेफर टू चेंज एज अ रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग्स of cooperation of for each other।
एडवांटेज कल करते हो कितना बचा हुआ है? अरे अरे खत्म है, रुको नहीं हो रुको। गया हाँ तो हो जाएगा तो एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो अब बात होगी साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं तो इससे क्या क्या फायदा होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगा, यस सर इम्प्रूव एफिशिएंसी, यस सर कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। अब जब कॉस्ट रिड्यूस तो मार्केट में सेल गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा? आप क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट तो ज्यादातर ये एम्प्लॉय पे फोकस करता है क्या? नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी जस्ट देखा आपने कि साइंटिफिक टेक्निक में आ गए हैं, Yes. जिसमें आप टाइम भी देखते हैं, रूट जैसे आप फॉर्मेट फंक्शनल फॉर्मेट सीख था, यस सर तो फंक्शन फॉर्मेट से काम को हमने कैसे क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, Yes. काम को बेस्ट नहीं, वर्कर के साथ साथ हम क्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, हम टेक्निक पे भी फोकस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्कर पे फोकस करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, जैसे मेंटल रिवॉल्यूशन आपने देखा कि जब हम टेक्निक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल रिवॉल्यूशन होता है। मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर, ज्यादा ट्रेनिंग देंगे तो वर्कर का स्किल क्या होगा? इम्प्रूव होगा। इनेबल्स, इनेबल मतलब क्या होता है? चालू स्टार्ट करना। इनेबल्स द वर्कर टू अर्न मोर विद इंट्रोडक्शन। युवराज, enable the worker to earn more with introduction of differential piece system। piece system से मोटिवेशन मिलता है, जैसे अभी हमने बताया 3 कैटेगरी, कोई 100% पे है तो नॉर्मल रेट दे दो, कोई 100% से ऊपर कर रहा है तो उसको 20% एक्स्ट्रा दे दो, कोई 100% से कम कर रहा है तो उसका पेनाल्टी लगा के 100% नहीं 80% पे पेमेंट करो। तो कहीं ना कहीं जो इनएफिशिएंट होगा उसको मोटिवेशन किससे मिलेगा? एफिशिएंट वाले से, कि भैया इसको बोनस मिला, इसको ज्यादा मिला, हम भी अब ऐसा ही करेंगे। जैसे हम लोग बनने की कोशिश करते हैं, कुछ बनने की, सक्सेसफुल होने की, तो किसी ना किसी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं कि हम भी वैसा बनेंगे, है कि नहीं है? तो हर इंसान बनता है तो कहने के अपने माइंड में किसी को फॉलो जरूर करता है, भैया हमको ऐसा बनना है, हमको ये फॉलो करना है। और कभी भी किसी इंसान से मिलिए, वो कितना बुरा टाइप का हो, खराब टाइप का हो, उसमें कुछ अच्छाई जरूर रहती है, तो उस इंसान से उसकी अच्छाई सीख लीजिए। वो आपको डिटरमाइन करना है कि अच्छा क्या है। अब किसी गुंडा को अच्छा क्या लगता है? गुंडागर्दी करना लगता है ना, वो अच्छाई उसके लिए है। लेकिन अगर आप एक नैतिक भाषा में बात करें, नैतिक मतलब एथिकल लैंग्वेज की तरफ बात करते हैं, तो वो अच्छाई नहीं कहलाएगा। वो अच्छाई कहलाएगा? नहीं कहलाता है। वो जो आप बताया जैसे कि प्रॉफिट 20% या लेस कर दो 20% अगर इनएफिशिएंट है तो 20% फिक्स्ड रेट है कि वो नहीं, जनरली टेलर का जो है, टेलर का देखो बताओ 80% मतलब कि जो इनएफिशिएंट होंगे उनको 80% मिलेगा, और जो एफिशिएंट होंगे उसको 120% मिलेगा। टेलर के द्वारा बताया गया, ठीक है ना? चलिए, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक में पहला ऑपरेशनल रिसर्च है। ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है जानते हैं? ओआर जो है ना, जैसे आप सीए करोगे तो ओआर एक बहुत बड़ा अपना एक ये सीए फाइनल लेवल का एक चैप्टर होता है। मतलब कि कभी भी कोचिंग जो सेटअप होता है ना, ऑपरेशनल रिसर्च के लिए कोचिंग बनती है, मतलब हम ओआर पढ़ाते हैं, मतलब बड़े लेवल पे काम होता है। ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस, काम, एक्टिविटी, है ना? रिसर्च मतलब क्या हुआ? बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फैक्ट को फाइंड करिए, रिसर्च करते रहे। रिसर्च मतलब क्या होता है? उसको ढूंढते रहना क्या सही है। अब जैसे मान लो कि हम कोई दीवार बनाते हैं, मतलब कि नहीं होता है कि हमको दीवार बनाना है, तो एक नेटवर्किंग होता है कि किस रूट से जाए कि हमको जो उसका ब्रिक है या उसका जो रेट है वो हमको क्या करे? कम लगे। जैसे आप कहीं जाते हो, जैसे मान लो कि हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का क्या बहुत सारा रूट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप क्या सारे रूट का डिस्टेंस सेम है? नहीं है, किसी का ज्यादा और किसी का कम है। तो हम उस डिस्टेंस को पकड़े जो डिस्टेंस कम हो और कॉस्ट भी मुझे कम लगे, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस हम जाए कवर करेंगे, हमारा जो पेट्रोल डीजल कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम जाएगा, समय क्या होगा? बच जाएगा। तो ओआर जनरली जो ये डेवलप किया गया था, जनरली वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेवलप किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या वजह से सैनिक सब जा रहे हैं, नहीं होता कि इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जा रही है तो कहीं बॉर्डर पे जाकर लड़ेगी। मान लो कि वर्ल्ड वॉर होता है तो जो यहाँ जो सैनिक होगा, यहाँ का सैनिक यहीं रुक के लड़ाई करेगा, कहीं उसको जाना है ना, वहां जाकर आप लड़िएगा किसी से। तो अब जाइएगा, उस समय तो इतना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था, तो उस समय ढूंढा जाता था कौन सा वे पकड़े। आप कैसे पकड़ेंगे? आप मैप उठाइए,
मैप में क्या करिए, लाइन ड्रॉ करिए कि हाँ ये रास्ता है, इस रास्ते से यहाँ नदी पड़ता है, यहाँ पर ये होता है, उस रास्ते से जाएंगे। पढ़े कि राजा महाराजा भी सब यही सब करते थे, लेकिन वहाँ ओवर का डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन वो लोग भी क्या था, मैप के सहारे वो लाइन ड्रॉ करते कि हमको ऐसे पहुंचना है, इतने समय में यहाँ पहुंचते हमको रात हो जाएगी, दिन होगी, जो भी है। तो ऑपरेशनल रिसर्च ये कॉस्टिंग में कि हम जो इस मेथड को पकड़े जिससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। इट विल डेवलप, ये पूछ सकता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर, लीन मैन्युफैक्चरिंग। दिस टेक्निक ये क्या करता है, जो 7 वेस्टेज होते हैं ना, मतलब वेस्टेज भी बहुत प्रकार के होते हैं, उस वेस्टेज को कम करने के लिए हमको एक लीन सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सब सीए में आपका कोर्स पढ़ना है, फाइनल लेवल पे है। और ये 7 वेस्टेजेस क्या है, वेटिंग टाइम, जैसे डॉक्टर के हम जाते हैं या बैंक में हम पैसा जमा करने जाते हैं तो वहां लाइन लगी रहती है, डॉक्टर के यहाँ बहुत सारे पेशेंट की लाइन लगी हुई है। अब जो पेशेंट हमारे यहाँ वेटिंग में है, मान लेते हैं हम डॉक्टर बैठते हैं 9 बजे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 बजे डॉक्टर मान लो बैठता है और वो 12 बजे तक बैठता है, 9 से 12 बैठता है। अब सारे जितने पेशेंट आपके यहाँ पुर्जा लगाने आते हैं, सारे को आप एज ए कंपाउंडर या जो रसीद लिखता है वो बोलता है कि 9 बजे आ जाइएगा। अब आपका पहला नंबर है, आपको भी बोला 9 बजे आइएगा, उसका 10वां नंबर है, उसको भी बोला गया कितने बजे आइएगा, 9 बजे आइएगा। किसी का 50वां नंबर है, उसको भी बोला गया 9 बजे आइएगा। अब मान लो कि हम सभी पेशेंट को हम बोले 9 बजे आइएगा, क्या हम ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कैसे गलत कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब जो जिसका 50वां नंबर है उसको भी आप बोल कितने बजे बुला लिए, 9 बजे। और डॉक्टर के टाइम को जब आप बुलाया जाता है तब पेशेंट 10 मिनट पहले ही चल जाता है। अब वो 9 बजे मान लो आ गया, 50वां नंबर बोला, वो आधा घंटा, 1 घंटा, ये तो 1.5 घंटा तो बैठा रह जाएगा ना। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए अब ध्यान से वो बैठ कहाँ बैठेगा, रोड पर बैठेगा कि आपका जो कैंपस है या जो ऑफिस मतलब जो हॉल है वहां बैठेगा? सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया में पंखा चलता है? अरे चलता है, बोलो ना, इतना तो नहीं दिखेगा। एसी उसी में रह सकता है। अच्छा डॉक्टर एसी रहेगा, एक टीवी चला रहे हैं, अब वहां गए बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी, चलो रैपर आया नीचे फेंक दिया। एक सीट आप पूरा रिजर्व करके बैठे हुए 2.5 घंटा से, वो सीट भी आप खा रहे हैं और पूरा भीड़ लगा हुआ है। और जब ज्यादा भीड़ लगा हुआ तो स्मेल गंदगी फैलेगा, गंदगी फैलेगा कि फैलेगा? आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, एसी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब तो वहां पेशेंट को देख रहे हैं, 50वां नंबर का आया, 50वां वाला का नंबर आया 11:30 बजे, वो पहुंचा हुआ था कितने बजे? 2.5 घंटा उसका समय भी किल कर गया। वो उसका सोच आपके प्रति नेगेटिव होगा, वो इसलिए मजबूरी बैठा होगा कि आप डॉक्टर साहब है, आप भैया आप ही इलाज करने वाले, डेट्स व्हाई बैठा हुआ है। किराना दुकान में चल जाइए ना, कोल्ड ड्रिंक्स होटल में, रेस्टोरेंट में, मार के ठीक कर देगा कि नहीं है, तो हमको बैठा के तो हमको बैठा वेटिंग करवाता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग करें, क्या करें कि भैया जो पहला नंबर वाला उसको 9 बजे बुलाओ, यानी 1 से लेकर 10 तक वाले को 9 बजे बुलाओ। जैसे अब 1 से 10 तक में और हर पेशेंट को मान लो कि आप 10-5 मिनट देते हैं, तो 10-5 का कितना हुआ? 50 मिनट। अब 30 मिनट का अंतराल कर दो, फिर 10 से 20 वाले को, यानी 11 से 20 वाले को 9:30-10 बजे बुला लो, उसके बाद वाले को इतने बजे बुलाओ। अब बताइए इससे क्या होगा, आपके पास जब किसी को 11 बजे बुलाएंगे तो वो 11 बजे, 11:15 बजे आएगा, तो भीड़ रहेगा आप कैंपस में, ऑफिस में? नहीं रहेगा। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गंदगी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। जितना सीट आप बनाए हुए हैं वो सीट भी कम जाएगा, आपको एक्स्ट्रा सीट खरीदना भी नहीं पड़ सकता है। आपको स्टाफ मैनेज करने के लिए भी, जैसे 3 स्टाफ पहले आप पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, आप एक के स्टाफ में काम हो जाएगा, क्योंकि वर्कर स्टाफ ये पेशेंट तो टाइम पे आ रहे हैं, वो अपने टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि हम बोले हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द लीन मैन्युफैक्चरिंग। बैंक में भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे बैंक में तो आप कोई भी किसी से पैसा जमा करें वहां तो बुलाया जाता है, लेकिन जहां पर हम किसी को बुला रहे हैं ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग बुलाइए। समझ गए? ये वेस्ट, यानी टाइम भी वेस्ट होता है। आप 1.5 घंटा किसी को पहले बुला ले तो उसका 1.5 घंटा किल हो गया ना। अब वो मान लो कि पेशेंट के साथ एक आदमी आया, वो कमाने वाला है ना, तो वो 1.5 घंटा ऑफिस छोड़ के आया होगा, कहीं अपना दुकान बंद करके आया होगा, तो उसका भी तो इनकम रुक गया। अब इससे इकोनॉमी का भी लॉस हो रहा है। बोलेगा इकोनॉमी का भी लॉस हो जाता है। सही में टाइम पे बुलाना चाहिए, ये समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में
डॉक्टर से अभी ये पॉइंट पकड़ता है। अब ये डॉक्टर को ये बात कौन समझाएगा? डॉक्टर का कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, सार्ट अकाउंटेंट कि सर, अब डॉक्टर कभी ऑफिस में बैठा रहेगा, सर बड़ा भीड़ रहता है पेशेंट का, बड़ा जिम्मेवारी हो गया है। अब सीए पढ़ा, सीए बन के गया तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जरूर पढ़ा, आप भी आज पढ़ लिए। अब आपको भी छोटा मोटा डॉक्टर भैया भी मिल जाए तो भैया ये अप्लाई कर लीजिएगा ना। अरे बेटा तू बता दिया, आपसे कल से यही करेंगे, और उसका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पेशेंट का सोच आपके प्रति क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। अब ये बात बोलेगा विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर में, है ना, वो बोल देता है सबका खून खोल देना, डरा जाता है कि हम भी कमाएंगे। ऐसा अप्लाई प्रैक्टिकली बहुत कम कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर देते हैं। चलिए, तो ये लिमिट समझ गया। 7 वेस्टेज क्या रिड्यूस करता है? पहला वेटिंग टाइम, इसको क्या करना है? कम करना है। एकदम कम करिए। अगर आपका 15 मिनट का वेटिंग टाइम है, उसको 5 मिनट करिए। 5 से ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं है, कि नहीं है? चलिए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, उसको भी कम करें। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, जैसे आप किसी रास्ता को पकड़ते हैं जो लंबा रास्ता है, उसको क्या करना है? कम करना है। प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम करना है। प्रोसेसिंग समझते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अब उसमें आप ज्यादा लंबा प्रोसेस चलते हैं तो क्या होगा? वहां भी कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। यूज खर्चा हो जाएगा। मोशन यानी स्पीड को भी क्या करना है? एक स्टैंडर्ड रखना है। इन्वेंट्री भी ज्यादा नहीं रखना है। अगर ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो क्या होगा? आपका फंड उसमें ब्लॉक हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड लेवल पे इन्वेंट्री रखिए, इतना इन्वेंट्री रखिए कि आप अपने डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। अब ज्यादा ह्यूज इन्वेंट्री हो गया तो समय के अनुसार क्या हो सकता है? वो डिटोरिएट हो सकता है, पुराना हो सकता है। मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो पुराना इन्वेंट्री बिकेगा, तो आप सस्ता बेचना पड़ जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। इन्वेंट्री में तो गुड्स होता है, गुड्स स्टॉक, जैसे ये सब इन्वेंट्री स्टेशनरी में किताब से पढ़ा हुआ है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं, ये कॉस्ट, ये करंट एसेट्स होता है, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा जो आप एसेट्स को यूज कर रहे हैं। स्क्रैप को भी क्या करिए? कम। स्क्रैप मतलब रद्दी फैक्टर। अब ये 7 क्या है? 7 बताइए। 7 वेस्टेज, वेटिंग 1 2 3 4 5 6 और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवर प्रोडक्शन, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सब हमको क्या करना है? कम करना है। कैजन कॉस्टिंग, ये जापानीज टेक्निक है। क्या है बेटा? जापानीज वर्ड है विच मींस चेंज फॉर बेटर। अब चेंज फॉर बेटर मतलब क्या हुआ? लगातार काम करते हो, इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इतना इंप्रूव करेंगे। अच्छा, जैसे देखो सोनी टीवी, जो सोनी कंपनी है, कहाँ का है? सर ये जापान का है। ये भी कैजन कॉस्टिंग करते हैं। क्या करता है? कैजन कॉस्टिंग, कैजन ये जापानीज, जापानीज मतलब ये चेंज फॉर बेटर। अब ये कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है तो क्या होता है? चेंज होता है ना। Yes, sir. लेकिन चेंज जब चेंज होता है तो वो अच्छा होता है कि वो खराब होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। It is daily activity which eliminates hard and difficult tasks by experimenting scientific method. 6 सिग्मा। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। जस्ट इन टाइम, देखो ये जस्ट इन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट मतलब क्या होता है? उसी टाइम जस्ट टाइम मतलब कि बायर आया, बोला कि सर सामान चाहिए, आपको जस्ट इन टाइम कितना सामान चाहिए? चलिए 1 मिनट मिल जाएगा, मंगवाया कहीं से मिल गया। जस्ट इन टाइम में ना आप इन्वेंट्री नहीं रखते हैं, मतलब कि आपके कांटेक्ट में बहुत सारा सेलर रहता है। जैसे मान लो कि हम सीमेंट सप्लाई करते हैं क्लाइंट सबको, लेकिन मेरे पास कोई जगह नहीं है सीमेंट को स्टोर करने के लिए, हम खरीदते भी नहीं है। लेकिन मेरा 15 डीलर से कांटेक्ट है जो होलसेल डीलर है, नारायणपुर का जितना भी डीलर है कांटेक्ट है। फोन लगाएंगे 1 घंटा में डिलीवर कर देगा। ध्यान रखिएगा जस्ट इन टाइम की क्या चल रहा है, मेरे पास फोन चल रहा है। अब एक क्लाइंट है, इनको छत ढलवाना है, मेरे कांटेक्ट में है, और हम आपको वही रेट देते हैं जो मार्केट में आप दुकानदार से लेते हैं। 100 कितना लेना है? 100 बोरी लेना है। चलिए कब ढलाई है? कल ढलाई है। कल जब ढलाई रहेगा तो आप एक दिन पहले ना जाइए समझने। चलिए सर आज शाम तक आपका चल जाएगा। अच्छा, अब कमिटमेंट जब कर दिए तो पूरा करिए। फिर हम क्या डीलर को फोन लगा देंगे। किसको लगाए फोन? 100 बोरा चाहिए था, अरे अभी जस्ट खत्म हो गया। ओह कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा डीलर को फोन आएगा, मेरे में एक डीलर नहीं रहेगा, 15-20 डीलर रहेगा। एक वो फेल हुआ तो दूसरा को पकड़ना पड़ेगा ना। 100 बोरा चाहिए अंबुजा सीमेंट का। अच्छा कितना मिनट मिल जाएगा? 1 घंटा। अच्छा ठीक है, भेज दीजिएगा। एड्रेस हम बताते हैं, चलो फोन जाएगा। हम कहाँ पे मंगवाएंगे? हम घर पे नहीं मंगवाएंगे। इसे क्या अगर वहां से हम यहाँ मंगवाया और यहाँ से वहां भेजा तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। तो ये तो बायर पे चार्ज हो गया, तो बायर बोलेगा महंगा बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वहां से वहां भिजवाएंगे, तो इधर का पैसा क्या हो गया? बस गया, यही मार्जिन हम रख लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, उसको होलसेल में बेचवा रहे हैं, तो डीलर क्या कर रहा है, डीलर को खुदरा नहीं बिक रहा है, डीलर को क्लाइंट नहीं ढूंढना पड़ रहा है, क्लाइंट तो हम ढूंढ रहे हैं ना। अब क्लाइंट ये मार्केट से मिला 500 रुपए में एक बोरा लेता है, हम उसको 498 में दे दिए, तो एक बोरा पर कितना उसका कम गया, 100 बोरा खरीदा तो कितना फायदा हो गया, 200 रुपया। और बोला कि भैया 200 बचिएगा ना, फोन हमको लगाया, हमको कहीं जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, और हम 490 में उससे खरीदे या 495 में खरीदे, तो एक बोरा पर हम कितना कमाए, 3 रुपया। 100 बोरा लेने वाले कितना हो गया, 300। बोलिए सर 300 का एकदम इतना हुज्जत कर रहे हैं। देखिए ये सब बड़े लेवल पे होता है ना, तो 100-200 बोरा एक दिन में नहीं बिकता है, 1000-10 हजार बोरा बिकता है, ट्रक से बिकता है, यही कमाई है। एंड इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। ऑर्डर वहां से आया, हमने अपने सप्लायर को कांटेक्ट किया, वो सप्लायर डिलीवर किया, हमने उसको डिलीवर करवाया। समझ गए? यस सर। चलिए यही हुआ टेलर से। फोकस किधर मार रहा है, सॉरी, ये किधर फोकस मार रहा है, जिधर हम जाएंगे ना उधर फोकस नहीं मारेंगे। मारता, उधर मार रहा है, आपका हैं? plan ठीक नहीं है। नहीं सीरियस मारते हैं। मारेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। चैप्टर 2